हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो कार्यक्रम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के संबंध में, जो हमारे 75 वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो अभी वर्तमान समय में देखें तो हमारा जो संविधान है वो अपना लागू होने का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। तो इस वर्षगांठ में देखें तो 75 वर्ष में हम लोगों ने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की है, अभी वर्तमान में भी क्या चुनौतियां बनी हुई है और आगे की राह क्या हो सकती है। मतलब हम लोग का वे फॉरवर्ड क्या होगा, क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या निर्णय लेने चाहिए कि हम और अच्छे और अधिक उपलब्धियां हासिल कर पाएँ और देश का शासन प्रशासन बेहतर ढंग से चल सके। और यह इस टॉपिक की प्रासंगिकता की बात करें तो यह हमारे राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत आता है, जो हमारे बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 के अंतर्गत पढ़ने को है। और एक और सेक्शन देखें तो अभी वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, कि यह करंट अफेयर्स में के सेक्शन में भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में भी पूछे जाने की अधिकतम संभावना है। यदि करंट अफेयर्स की बात करें तो यह हमारे सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ना है, सेक्शन बी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह कब पूरा हुआ है तो 24-25 में पूरा हुआ है। इस वर्ष जो 24-25 है, इसको क्या मनाया गया है तो इस वर्ष को संविधान गौरव दिवस कहा गया है। और इस वर्ष में क्या किया गया है, तभी आप सभी वर्तमान में सुने होंगे कि हमारा जो ये सुप्रीम कोर्ट का लोगो है वो चेंज हो चुका है और विशेष प्रकार के मतलब विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नया प्रतीक यानी कि लोगो लॉन्च किया गया है। संविधान गौरव वर्ष है तो इस समय आप सभी देखते हैं कि कोई विशेष वर्ष होता है तो उसमें एक विशेष सप्ताह भी होता है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के आयोजन और देश स्तर पे विभिन्न प्रकार के जितना भी सरकारी संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज में, उसमें है विभिन्न प्रकार की वाद विवाद और उससे संबंधित विशेष आयोजन किए जाते हैं। तो संविधान गौरव सप्ताह का आयोजन किया गया था 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच। 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो संविधान दिवस मनाया जाता है। वही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही हम लोग का क्या हुआ था, संविधान अंगीकार किया गया था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी के दिन हुआ था। और इस दिन संविधान गौरव सप्ताह में हुआ क्या था तो देश के जितने भी स्कूल है, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय है, उसमें संविधान से संबंधित पाठ को समझाया गया था। निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसके बाद संविधान दिवस पर विशेष फोकस कहाँ किया गया था तो ये हमारे ये संसद में किया गया था, संसद और राज्य विधानसभा। तो 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस पर विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत संसद में जानते ही हैं कि हम लोग विभिन्न प्रकार के सत्र आयोजित होते हैं। उसी सत्र में एक विशेष सत्र संविधान के लिए आयोजित हुआ था। जितने भी संविधान निर्माता हैं, यानी कि हमारे जो संविधान को निर्माण करने में अपना योगदान जितने लोगों ने दिया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई और संविधान के लिए विशेष आयोजन किया गया ताकि हम लोग संविधान को ज़मीनी स्तर पर समझ पाएँ। उसके बाद बात करें आगे तो संविधान संग्रहालय और गैलरी का भी उद्घाटन किया गया। इसी संसद भवन में क्या किया गया, संविधान संग्रहालय की नींव रखी गई और गैलरी का उद्घाटन किया गया। यानी कि संविधान निर्माण से संबंधित जितने भी ओरिजिनल दस्तावेज थे, भाषण, ऐतिहासिक तस्वीर, सभी को फिर से वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उसके बाद इसी वर्ष जानते ही हैं कि अभी 75 वर्ष पूरा हुआ है तो स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और 75 रुपये की स्मृति सिक्का भी जारी किया गया। और यह जारीकर्ता कौन था तो डाक विभाग और वित्त विभाग द्वारा यह जारी किया गया था, वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसी दिन एक अभियान का आयोजन हुआ था। उस अभियान की बात करें तो हमारा संविधान हमारा गर्व अभियान, यानी कि हमारा संविधान हमारा गर्व है, तो हमारा संविधान हमारा गर्व अभियान इसी दिन लॉन्च किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान संवाद श्रृंखला आया था। तो हम लोग देख चुके हैं कि अभी देखिए कि 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो उसमें 5 से 6 आयोजन किए गए पूरे देश स्तर पर। तो खुद सोचिए, याद हो जाएगा खुद ब खुद। तो सबसे पहले कि 2024-25 को क्या माने थे, संविधान गौरव दिवस माने।
उसके बाद गौरव दिवस माने हैं, तो इसमें विशेष प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, नया प्रतीक लॉन्च किया गया है। तो संविधान, इसमें गौरव सप्ताह भी होगा। तो संविधान गौरव सप्ताह कब हुआ है? जिस दिन से संविधान को हम लोग अंगीकार किए, 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच। अब देश विदेश में सबसे महत्वपूर्ण स्थल कहाँ है जहाँ संविधान की जानकारी देनी चाहिए? तो वो स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, सभी में संविधान का पाठ कराया गया। निबंध प्रतियोगिता करवाई गई और वाद विवाद संबंधित प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। उसके बाद संविधान दिवस के अवसर पर अब तो हम लोग नागरिक को शिक्षित, एक हद तक जो पढ़े लिखे नागरिक हैं उनके तक समझा चुके हैं और जागरूकता फैला चुके हैं कि संविधान क्या है। अब हमको देश के नेता जितने भी हुए और विभिन्न प्रकार के जो हमारे शासन प्रशासन में अपना योगदान देते हैं, हमारे लिए जो कानून बनाते हैं, उनके लिए ज़रूरी था कि हम लोग क्या करें कि संसद और राज्य विधानसभा में इस सत्र का आयोजन करें और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देते। यही किया गया कि संविधान दिवस पर विशेष सत्र 26 नवंबर के दिन संसद और जितना भी राज्य विधानसभा था सभी में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद संविधान संग्रहालय और गैलरी का उद्घाटन किया गया। संसद भवन में जितने भी संविधान निर्माण से संबंधित दस्तावेज थे, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तस्वीर थी, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। उसके बाद इसी दिन डाक विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और साथ ही 75 वर्ष हुआ है तो 75 रुपये की स्मृति सिक्का भी जारी किया गया। उसके बाद हम लोग ने देश स्तर पर एक हमारा संविधान और हमारा गर्व अभियान चलाया और सुप्रीम कोर्ट में संविधान संवाद श्रृंखला का आयोजन किया गया, जो हम लोग देख चुके हैं। अब ये नया लोगो क्यों, मतलब नया जो प्रतीक है ये क्यों लॉन्च हुआ है? ये 75 वर्ष पूरा हुआ है, इसके लिए लॉन्च किया गया है। इसमें क्या क्या था? तो एक संविधान की पुस्तक थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट का लोगो है, ठीक है। संविधान की पुस्तक थी जिसमें ज्ञान और विधि का प्रतीक है, ठीक है। एक संविधान का पुस्तक है, अशोक चक्र है और संख्या 75 को भी प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो ये संविधान की जो पुस्तक है वो हमारे ज्ञान और विधि का प्रतीक है। अशोक चक्र की बात करें तो जानते ही हैं कि अशोक चक्र जो है सत्य, धर्म और प्रगति का प्रतीक है। संख्या 75 की बात करें तो तब से तो 75 ही बात करें, 75वीं वर्षगांठ है। तिरंगे को लहराते हुए दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय एकता, विविधता और गर्व का संकेत है। क्या तिरंगा जो लहरा रहा है ये। और संविधान गौरव, इसी पे जो लोगो है इस पे लिखा गया है संविधान गौरव वर्ष भी लिखा गया है, जो सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जितना भी कार्यक्रम और नया प्रतीक का लोकार्पण हुआ है उसके संबंध में ये जानकारी थी। और एक मतलब मेंस उत्तर लेखन, मतलब मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन करें तो उस संदर्भ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब लास्ट करते हैं तो कुछ ऐसा लिखना होता है जो दिमाग में नहीं आता है। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि संविधान केवल शासन की रूपरेखा नहीं है बल्कि भारत के नागरिकों की एकता, समानता और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। क्योंकि संविधान से सिर्फ शासन नहीं चल रहा है, भारत के नागरिकों में जो एकता देखने को मिलती है, समानता, बंधुत्व, स्वाभिमान, ये सब जो हमारे विभिन्न प्रकार के तत्व हैं जो प्रस्तावना में दी गई है, ये सब तो संविधान के कारण ही आया है। क्योंकि भारत का संविधान लोगों को कुछ अधिकार दिया है तो कुछ कर्तव्य भी ढूंढे हैं, तो कुछ सरकार के लक्ष्य भी हैं DPSP के तहत। तो ये सब के तहत हमारा शासन प्रशासन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। और हम लोग अब आगे बढ़ें तो आगे देख सकते हैं कि इन 75 वर्षों में हमारे संविधान के लिए क्या उपलब्धि रही है, तो इस उपलब्धि को देखें तो अभी हम लोग बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है। यदि कहीं भी बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ ही बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, क्योंकि इतना बड़ा लिखित संविधान किसी के पास नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग 20 से 22 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यदि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आए तो सिर्फ पॉइंट लिख के निकल सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आए तो 2-2 लाइन लिख सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो लिख सकते हैं कि इसमें क्या है, हमारे पास 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची है। इतना विस्तृत संविधान किसी के पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्थिर लोकतांत्रिक प्रणाली है। अभी ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कैसा भी क्राइसिस आए, कैसा भी संकट आए, लेकिन हम लोग उससे निपटने के लिए हमारा संविधान सक्षम है। और कहीं न कहीं हम लोग संविधान में
एक ऐसा मतलब हमारे संविधान निर्माता की बखूबी कहिए या जो भी कहिए, उन्होंने अपना एक ऐसा जगह छोड़ा है जहाँ पे आज तक मतलब 75 वर्ष में कोई ऐसा मतलब जगह मतलब समस्या नहीं आया है जहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा हो, अतिरिक्त जोड़ना ही नहीं पड़ा है। वहाँ पे उस समस्या के अनुरूप ही बनाया गया है संविधान को, जो आज भी प्रासंगिक है। तो देख सकते हैं कि कितना सोच समझ के बनाया गया होगा। लेकिन आज जहाँ भी देखिए बड़े बड़े विकसित देश हैं, तो वहाँ पे इतनी स्थिर लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि एक बात करें तो हमारा देश जो है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यह एक सदी के मतलब सदी दर सदी का विकास का क्रम है। और हम लोग किसी समझौते के तहत नहीं जुड़े हैं, चाहे कोई भी राज हो। जैसे अनुच्छेद 1 में पढ़ते हैं ना कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ फेडरल नहीं है, यूनियन है। इसका अर्थ है क्या, फेडरल का मतलब होता है कि हम लोग एक समझौते के तहत जुड़े हैं और जो कल को टूट जाएगा। जैसे कि कहाँ है, अमेरिका के संविधान में है, वहाँ पे आपको दो ही नागरिकता मिलती है, क्योंकि जब चाहे जो राज्य को तब वो अलग हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे लिए कहीं पे संविधान कठोर है तो कहीं पे लचीला है। ठीक है, वो मुद्दे पे डिपेंड करता है कि मुद्दा कैसा है। हमारी यदि संप्रभुता पे बनाएगी, राष्ट्रीय एकता अखंडता पे बनाएगी, तो हमारा संविधान उस समय कठोर हो जाता है। लेकिन जब सुधार की बात आएगी, विकास की बात आएगी, तो लचीला हो जाता है संविधान। तो आगे बात करते हैं। तो स्थिर लोकतांत्रिक प्रणाली है, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग। अब देखते हैं कि हम लोग संविधान निर्माण के क्रम में ही इस प्रणाली को अपनाए थे और आज तक यह प्रणाली चलती आ रही है। इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में भी बनी हुई है, हम लोग को इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब हमारे लिए उपलब्धि है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप सभी जानते ही हैं कि हमारी न्यायपालिका जो है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे जितने भी राज हैं सबके हाई कोर्ट काम करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और ये अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। इसको अपने मतलब विभिन्न प्रकार के समस्या पे मतलब निर्णय लेने का अधिकार है और न्याय दिलाने का भी अधिकार है, इसीलिए तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। उसके बाद संविधान की भी एक जगह पे सर्वोच्चता है। अब संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो न्यायपालिका है हमारी, वो भी संविधान के अंतर्गत ही रह के काम करती है। चाहे ये कार्यपालिका है, वो भी संविधान के अंतर्गत ही रह के काम करती है। तो हमारी संविधान की सर्वोच्चता भी देखने को मिलती है। सामाजिक न्याय की दिशा में हम लोग प्रगति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय का अर्थ हो गया कि समाज की वह मतलब सामाजिक न्याय माने समाज के स्तर पर न्याय। अब समाज के स्तर पर न्याय की बात करें तो देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो देखिए, शुरू में ही जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, तो डीपीएसपी में एक आर्टिकल देखते होंगे, ये समान कार्य के लिए समान वेतन। तब उस समय क्या था, लैंगिक असमानता देखने को अधिकतम स्तर पे मिल रही थी। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, लैंगिक समानता कर रहे हैं। और अभी G20 का जो ब्राज़ील वाला रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत के द्वारा यादी होगा। और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो SDG गोल हम लोग पढ़ते हैं, SDG गोल में देखे होंगे कि SDG गोल 17 है, जो 2015 से 2030 के बीच इसको पाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे कि SDG 1 में देखे होंगे कि गरीबी है, 2 में भूखमरी है। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखें तो एक SDG 18 भी आ चुका है, SDG 18, जिसके तहत हम लोग लैंगिक समानता को ख़त्म कर रहे हैं। तो इस समाज के स्तर पर महिला को तो न्याय ही मिल रहा है, तो सामाजिक न्याय की दिशा में हम लोग प्रगति कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ें तो देख सकते हैं कि पंचायती राज और स्थानीय शासन। अब पंचायती राज और स्थानीय शासन की बात करें तो हमारा जब संविधान निर्माण हुआ था, तो अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायत का उल्लेख किया गया है। लेकिन स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज आया कहाँ से, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के जरिए ही हमारे देश में क्या आया है, पंचायती राज और स्थानीय शासन की नींव पड़ी है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, तो देख ही सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण विभिन्न स्तर पर हो रहा है। विभिन्न स्तर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण में देखें तो देख सकते हैं कि महिला पहले जहां शासन प्रशासन में अपनी भूमिका नहीं निभाती थी, वहीं आज देखें तो नारी बंधन अधिनियम, जिसके तहत अगला जो परिसीमन आयोग गठित होगा, जिसके तहत 2021
21 में ये जो जनगणना होना था उसी के तहत लागू होना था, लेकिन 21 वाला जनगणना कब होगा? 26 में होगा। तो 26 में जनगणना के उपरांत जो अगली हमारी चुनाव होगी उसमें हम लोग क्या लागू करेंगे? महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे संसद और राज्य विधानसभा में। और बहुत जगह पे देखे हैं, तो हमारे बिहार में ही देखे हैं तो बिहार पहला राज्य है जो पंचायती राज पे 75% आरक्षण दिया है महिलाओं को। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 75% आरक्षण कौन 50% पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण कौन दिया है? तो बिहार दिया है। ऐसा भी विभिन्न प्रकार के राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है संविधान के जरिए। जहाँ महिलाएं घर में पहले शोषित होती थी, अभी आप लोग देखे ही होंगे कि विभिन्न प्रकार की केस में भी महिलाएं कूट जा रही है। जैसे एक बार बात करें तो मतलब यहाँ पे थोड़ा देखें तो शाहबानो केस, जैसे कि इसमें शाहबानो जो थे महिला थी, 1985 में यह केस हुआ था, तो मुस्लिम महिला थी। इसके भरण पोषण का अधिकार मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रखा गया। तो इससे हमारे संविधान को कहीं न कहीं मतलब कि मजबूती मिली है और संविधान के अंतर्गत महिलाओं को मजबूती मिली है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। फिर उसके बाद देखें तो 3 तलाक जैसे मतलब कि क्रूर कानूनों को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़त्म किया गया है। सायरा बानो केस 2017 में ख़त्म किया गया था। तो ये सब चीज़ देख सकते हैं। फिर संघीय ढांचे की मजबूती देखेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है एक यूनियन है, लेकिन हमेशा ही संघ के ढांचे में नहीं होता है। लेकिन जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो संघीय ढांचा का रूप ले लेता है। आर्थिक लोकतंत्र की और अग्रसरता है, जैसे मनरेगा जैसे कार्यक्रम, आवास योजना जैसे कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के जो कल्याणकारी योजना है वो भी आर्थिक लोकतंत्र की तरफ ही बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद मौलिक अधिकारों का प्रभाव, वर्तमान समय देखें तो ये संविधान लागू होने के समय ही ये प्रावधान को जोड़ा गया था भाग 3 में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अभी बात करें तो इसकी भी प्रासंगिकता बनी हुई है हमारे। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद कितने के तहत, 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसको अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सुनवाई करने का अधिकार है और 5 प्रकार की रीट जारी करने का भी अधिकार है। ऐसा मामला है जो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य की स्थापना कब हुई थी? तो सरदार सोहन सिंह समिति के सिफारिश पर हुई थी 44वां संविधान संशोधन 1978 में। लेकिन एक चीज़ हम लोग मतलब भूल जाते हैं अक्सर, कि जो हमारा कर्तव्य है, अधिकार तो हम पूरे उपयोग में लाते हैं, अधिकार को हम पूरी तरह से उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में कहीं न कहीं पीछे रह रहे हैं। इस पर थोड़ा हमारे नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा, तो देश का विकास कहीं मतलब बेहतर ढंग से हम लोग कर पाएंगे। फिर आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो ये भी, इसका भी संतुलित प्रयोग होता है। अब ऐसा नहीं है, जैसे देखें कि 1975 में हम लोगों ने मतलब कि आपातकालीन का दंश झेला, तो क्या हम दोबारा 1975 के जैसा आपातकाल लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। हमने उसको संशोधन ही कर दिया कि हमको अब नहीं वैसा लगाना है। तो अभी भी देख रहे हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है कि हमने एक बार गलती करके सीखा तो दोबारा नहीं किया, ठीक है। उसके बाद निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता, अब इस पे क्या कहेंगे कि अभी बिहार में चुनाव का समय भी है। और निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता, तो अभी जो भारत का आम नागरिक है, क्या 5 साल के लिए सरकार चुनती है और वोट देने जाती है तो किस पे भरोसे करके जाती है? क्या नेता पे करके जाती है? नहीं, निर्वाचन आयोग ही है जो पूरा चुनाव की क्रिया प्रणाली या कार्य प्रणाली को चलाता है, जिस पे हम लोग भारतीय जनता को भरोसा है। उसके बाद बात करें न्यायिक सक्रियता। अब देश विदेश नहीं, देश के अंतर्गत कोई भी कानून का निर्माण करना कार्यपालिका का काम है, लेकिन वो कानून भारत के नागरिकों के अधिकारों का हनन भी कर रहा है, इसका देखना किसका काम है? तो न्यायपालिका काम है। न्यायपालिका का काम है तो न्यायपालिका क्या दिखाती है? सक्रियता दिखाती है, सक्रिय रह के काम करती है। संघ की अखंडता, जैसा पहले ही बात कर चुके हैं कि संघ की अखंडता, एकता, और कोई भी चीज़ पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और बंधुत्व पर बात आती है तो हमारा देश कैसा हो जाता है? संघ हो जाता है, एकात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। संविधान संरचना का लचीलापन,
अब संविधान संरचना का लचीलापन होने का तात्पर्य यह है कि हमारा संविधान न तो कठोर है, ना ही ये लचीला है, दोनों का मिला जुला रूप है। हम लोग कहीं पे अनुच्छेद 368 के तहत देखें तो संविधान संशोधन के तहत 3 प्रक्रिया है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य का मतलब क्या कहते हैं उसको, समर्थन प्राप्त करेंगे आधे से अधिक राज्य का। तो इसके लिए देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे जीएसटी लाए, तो जीएसटी के लिए हम लोग लाए क्या, जीएसटी पूरे देश के लिए था। एक देश एक टैक्स का बात कर रहा है, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि संविधान में विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य का समर्थन प्राप्त किया। तो यहाँ पे हमारा संविधान कैसा हो गया, कठोर हो गया। लेकिन किसी राज्य को शामिल करना है, किसी राज्य का विभाजन करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साधारण बहुमत, अनुच्छेद 2 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम लोग जहाँ एक कॉपी और पेन से शुरुआत किए थे अपने संविधान की लिखने की प्रक्रिया, जिसको लिखने में 2 साल 18 माह 11 दिन लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, उल्टा बोल दिए। तो लोकतंत्र अब क्या देख रहे हैं कि बजट भी जो लॉन्च हो रहा है ना, वो कॉपी पेन के जगह पे इस पे हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। हम लोग टैबलेट से कर ले रहे हैं। तो एक प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो कार्य प्रणाली है, शासन प्रशासन है, आप देखेंगे कि जितना भी अभी अपना एक छोटा सा स्तर, आप मानिए कहीं भी कोई भी शहर में रहे, पटना में रह रहे हो, कहीं भी रह रहा हो, वहाँ पे आप देखेंगे कि यदि डिजिटली को हटा दिया जाए तो शासन प्रशासन बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन। लेकिन वही डिजिटल है तो आज देखिए कि हर एक दूसरे से लोग जुड़ रहे हैं और लोकतंत्र पर एक प्रकार का भरोसा बढ़ रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आज जैसे कोई भी काम हुआ तो वो तुरंत ही डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। तो लोग क्या करें, अच्छा मेरी सरकार ये काम कर रही है, ये हो रहा है राज्य में, ये हो रहा है देश में। तो डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में भी एक कदम है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों का निरंतरता। अभी बोले ना कि जहाँ पे एकता, अखंडता, समानता, न्याय और बंधुत्व पे बात आती है तो हमारा देश कैसा हो जाता है, संघात्मक हो जाता है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि न्याय, हर किसी को न्याय मिलता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के मूल्य पर अभी भी निरंतरता बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए, यदि कोई भी व्यक्ति के साथ स्वतंत्रता का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, ये भी देख सकते हैं। वैश्विक आदर्श के रूप में भारतीय संविधान। अब भारत का संविधान जो है एक विश्व के लिए आदर्श हो चुका है, क्योंकि इतनी अच्छी और इतना ज़्यादा मतलब विविधतापूर्ण देश में किसी भी देश को एक सूत्र में बांधे रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो विश्व के लिए कैसा हो चुका है, एक वैश्विक आदर्श बन चुका है भारतीय संविधान। राजनीति समानता की गारंटी देता है। अब राजनीति में भी है तो सबको समान अधिकार मिल रहा है। धर्मनिरपेक्षता की स्थापना, अब इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझ ही गए होंगे कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य हर धर्म को समान नज़रिए से देखेगा। और अनुच्छेद 25 से 28 संविधान का हमारे जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार के तहत। फिर संस्कृति और परंपरा का संरक्षण, इसको भी देख सकते हैं। तो हम लोग अपने संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 को याद कर सकते हैं, किसी का हनन नहीं है। फिर अब देखें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान केवल क्या नहीं है, शासन का दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। ये भी लिख सकते हैं कि क्या उपलब्धि रही। हमारा ये जो उपलब्धियां रही है ये संविधान के जरिए ही प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारा संविधान कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा का प्रतिबिंब है, भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चुनौती क्या है भारतीय संविधान को चलाने में, अभी भी कुछ ना कुछ चुनौती है, तभी तो कुछ ना कुछ वाद विवाद उत्पन्न होते रहा है। तब चुनौती को देखें तो चुनौती को देख सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता की चुनौती है, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन जवाबदेही नहीं मिल पाता है। बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा देखे जाते हैं कि समय समय पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, फिर भी वो कहीं न कहीं हमें पब्लिक कार्यों में संलग्न नज़र आते हैं।
लेकिन उसका कहीं न कहीं जवाबदेहिता में कमी देखने को मिलती है। अभी हमारे पास लगभग 28 मतलब राज्य हैं, तो वहाँ सभी में हाई कोर्ट है, सब राज्य के ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और पूरे देश स्तर पे एक सुप्रीम कोर्ट है। फिर भी न्याय में मतलब विलम्ब देखने को मिलता है। कहीं न कहीं न्याय देरी से मिलना अन्याय के बराबर है। तो न्याय में विलम्ब की समस्या वर्तमान समय में भरपूर स्तर पर देखने को मिलती है। संवैधानिक संस्थाओं का दुर्बल होना, अब इसका अर्थ हो गया कि कहीं न कहीं उनके स्वायत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। मतलब वो कहीं न कहीं अपने कार्य को संचालन करने में सक्षम नहीं है, या सक्षम है तो उनकी जो कार्य प्रणाली है वो पारदर्शिता नहीं दर्शा रही है। तभी तो मतलब उनके हम लोग स्वायत्ता पे मतलब उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यूपीएससी में ही वर्तमान समय में देखे होंगे कि एक मुद्दा निकल के आया है, कोई लेटरल एंट्री हो गया, चाहे फिर लेटरल एंट्री के बाद देखें तो यूपीएससी द्वारा कभी भी आंसर की जो है एग्ज़ाम से पहले और कट ऑफ नहीं जारी किया जाता। एग्ज़ाम से पहले नहीं, एग्ज़ाम के तुरंत बाद। और यदि ये जारी किया जाता तो बहुत बार देखते हैं कि यदि 1.5 साल बाद आ रहा है तब तक उस एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है। तो कभी कभी कोई विद्यार्थी 1-2 नंबर से रह जाते हैं। वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन का यदि गलत उत्तर ले लिया जाता है तो उस विद्यार्थी के लिए अन्याय हुआ है। तो कहीं ना कहीं आदमी उस चीज़ को मतलब भरोसा नहीं कर पाता है। तो अभी तो खैर वर्तमान में जो ये यूपीएससी का 100वां वर्षगांठ मनाया गया, तो उस समय उसके जो महानिदेशक थे उन्होंने कहा है कि अब एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही आंसर की जारी की जाएगी। फिर क्या की कार्यप्रणाली पे, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग पे भी कहीं ना कहीं, फिर संसद की कार्यप्रणाली पे भी कहीं ना कहीं मतलब स्वायत्ता को लेकर प्रश्न उठते रहा है, क्योंकि इनके कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है। उसके बाद राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का संतुलन की समस्या है। अब कभी कभी देखते होंगे कि केंद्र में सरकार बदलती है, तुरंत ही राज्य के राज्यपाल बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये शक्ति का संतुलन में समस्या देखने को मिला ना। यदि शक्ति का संतुलन रहता तो ऐसा कभी नहीं होता, मतलब दोनों जगह एक ही समान रहता। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता की चुनौती। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा देश में सुनने को मिलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये वो, तो ये भी कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। और सामाजिक असमानता और जातिवाद, समाज के स्तर पर कहीं ना कहीं असमानता देखने को मिलता है। राजनीति में जातिकरण देखने को मिलता है, जाति के नाम पे चुनाव देखने को मिलता है, यही सब जातिवाद का कारण बनता है। आर्थिक असमानता है, देश के 1% जो नागरिक हैं उनके पास देश के 99% संपत्ति संरक्षित है, तो ये आर्थिक असमानता का कारण है। संविधान के अनुच्छेद का दुरुपयोग, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया जाता है राष्ट्रपति शासन के जरिए। उसके बाद मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का बीच असंतुलन। अब संतुलन रहता, हम लोग अधिकार का प्रयोग भरपूर करते हैं लेकिन कर्तव्य हम निभाना नहीं चाहते, तो यही है कि असंतुलन देखने को मिलता है। जनसंख्या विस्फोट, हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है और दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। तो एक बड़ी जनसंख्या भी हमारे संविधान के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसा भ्रामक सूचना और सोशल मीडिया का दुरुपयोग, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ऐसी खबरों के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता है, बस वो किसी क्लिप और इस पे आधारित होता है जिसका ज़मीनी स्तर पर या वास्तविक में कोई उसका मतलब ही नहीं होता है। तो भ्रामक सूचना और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। पर्यावरण संरक्षण संबंधी चुनौती, और हमने पर्यावरण को बहुत जगह पे रखा है, कर्तव्य में भी रखा है, उसके बाद अनुच्छेद 47 में भी रखा है, 48 में भी रखा है। तो क्या पर्यावरण संबंधी उतनी चीज़ें हो पाती है? नहीं हो पाती है। पर्यावरण संबंधी चुनौती, नक्सलवाद और अलगाववाद, वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के, जैसे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ले लीजिए, हमारे बिहार का ही कोई क्षेत्र ले लीजिए, खास करके सिवान वन हो गया, सिवान वन साइड हो गया, तो वहाँ पे नक्सलवाद का देखने को मिलता है छपरा उपरा में। उसके बाद संवैधानिक मूल्यों का हनन, और बात करें तो संवैधानिक मूल्य और नैतिकता का क्षरण देखने को मिलता है। उसके बाद आगे की राह हमारी क्या होनी चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए, वर्तमान समय में क्या ध्यान देना चाहिए, आगे की राह।
तो आगे की राह में देखें तो हम लोग को करना ये चाहिए कि संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहिए। जो भी संवैधानिक मूल्य कहीं न कहीं खो गए हैं, दिन प्रतिदिन उन पे धूलकण जम गए हैं, जिनकी चर्चाएं नहीं होती है, उन पे चर्चा करके पुनर्स्थापना करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर जोर देना चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। जाति की बजाय हम लोग आंतरिक लोकतंत्र पर ध्यान दें। न्यायिक सुधार किए जाने चाहिए। शिक्षा के माध्यम से न्यायिक चेतना को उजागर करना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। संघीय ढांचे को सशक्त बनाना चाहिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता आएगा तभी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। पर्यावरणीय न्याय और सतत विकास पे ध्यान देना चाहिए। नैतिक राजनीति और सुशासन पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे सुशासन पे अभी गुड गवर्नेंस पे हमारा राज्य में भी ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पे बहुत सारा काम हो रहा है। तो बस यही है, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये टॉपिक उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, और हमारी जो संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की जो उपलब्धि थी, ये कहीं न कहीं हम लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे तैयारी करते रहिए, और ऐसे ही एक एक टॉपिक प्रतिदिन करंट अफेयर्स का आते रहेगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।